नमस्कार। इकोनॉमी की पीवाई की सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के हमने जो है ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ यूपीएससी के भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले होंगे। ठीक है, तो उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि रामेंद्र सर जो है वो भी ऑलरेडी आपका ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू सीरीज आपका चल रहा है और जिसकी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, काफी मतलब फ्रूटफुल क्लासेस हैं, तो आप लोग उनके गो थ्रू होते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने अभी तक 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने टॉपिक आरबीआई के को जो है ना समझने की कोशिश की है और हमने उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज गेन भी कर लिया है। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आज का जो सवाल है, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 71, वो क्या कह रहा है? ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लोन के लिए या मतलब अल्पकाल के ऋण के लिए सरकार जिन्हें जारी करती है। ठीक है, ये 1 वर्ष से कम अवधि के होते हैं और मेनली सरकार जब इनको जारी करती है तो वो अपने जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको बैलेंस करने के लिए मेनली इनका इस्तेमाल सरकार करती है। ठीक है, और केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो अब सवाल क्या कह रहा है? ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया बाय, भारत में ट्रेजरी बिल या राजकोषीय बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता ही है, इसमें जो ना ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई ही केंद्र सरकार के जो प्रतिभूतियां हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उनको मैनेज करता है। ठीक है, ये मैंने ट्रेजरी बिल के बारे में डिटेल दे दिया है कि ये जो है ना एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, वचन पत्र होता है जो मैं साइड हट के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट भी करते जाइएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है जो अल्पकाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? Why the offering of teaser loans by commercial banks is a cause of economic concern? ठीक है, कि हिंदी में क्या है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा टीजर लोन की पेशकश आर्थिक चिंता का एक विषय क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2011 में। देखिए, ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस सवाल को तो पहले तो हल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टीजर लोन होता क्या है। तो आपको याद होगा 2008 की मंदी आई थी और वो उस मंदी का रीजन जो बताया गया था, वो बताया गया था सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, तो अब सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है, जब आपको ये पता होगा तभी आप टीजर लोन को समझ पाएंगे। तो टीजर लोन की अगर आपको समझ है तो आप सवाल कर लेंगे, वरना फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि टीजर लोन जो ना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए या आर्थिक चिंता का विषय क्यों है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। ठीक है, टीजर लोन को सब प्राइम लेंडिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है और भविष्य में बैंकों को कर्ज न चुकाए जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि इन इंडिया टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स। ठीक है, भारत में टीजर लोन ज्यादातर अनुभवहीन उद्यमियों को विनिर्माण या निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टीजर लोन की डिफिनीशन पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो बेसिकली टीजर लोन के बारे में समझ लेते हैं। टीजर लोन या सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है? तो टीजर लोन या सब प्राइम लेंडिंग बेसिकली होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो बैंक है वो जो कम क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोग हैं या फिर जिनका सिविल स्कोर कम है, आसान शब्दों में कहें, ठीक है,
उन ऐसे लोगों को भी लोन देता है, पर बदले में बैंक क्या करता है, बैंक अपनी ब्याज दरों को ऊंचा रखता है, फीस वगैरह को ऊंचा रखता है। ठीक है, अब ऐसे लोगों को अगर लोन देगा जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जोखिम बैंक के लिए सदा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा कि उसका ये दिया गया लोन वापस ना आए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा सब प्राइम लेंडिंग या टीजर लोन इसी का एक प्रकार है, इसे ही हम कहते हैं सब प्राइम लेंडिंग। तो अब हमारा पहला पढ़ते हैं, टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। ठीक है, टीजर लोन को सब प्राइम लेंडिंग का ही एक हिस्सा माना जाता है और भविष्य में बैंकों को कर्ज ना चुकाए जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो कोड दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो क्या हमारा पहला कथन सही है? तो अभी हमने चर्चा कर ली कि टीजर लोन या सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है, तो हमारा पहला कथन तो हो गया सही। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत में टीजर लोन ज्यादातर अनुभवहीन उद्यमियों को विनिर्माण या निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। देखिए, टीजर लोन्स का एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना नहीं है। अब जैसे आप कोई कार या कोई भी बाइक खरीदने, ऑटो कोई खरीदने गए, ठीक है, बाइक खरीदने गए, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी तो एक प्रकार से लोन की ही प्रक्रिया है, लोन का ही प्रोसेस है। ठीक है, या फिर आपने होम लोन लिया, ठीक, या पर्सनल लोन लिया, तो इसमें क्या है, ये टीजर लोन के ही एक प्रकार है और इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टीजर लोन जो बैंक देते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये अनुभवी है या अनुभवहीन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि भारत में जो टीजर लोन चल रहा है वो किसके क्षेत्र में चल रहा है? होम लोन के रूप में चल रहा है, फिर ऑटो वगैरह खरीदने में या फिर कोई चीज आप फाइनेंस कराते हैं उसके रूप में चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं इसके रूप में भी टीजर लोन चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड जिसके पास है, अब जरूरी नहीं कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो यहां पर अनुभव से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, टीजर लोन का। दूसरा यहां पर कह रहा है कि विनिर्माण इकाइयां या निर्यात इकाइयां, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट यूनिट्स को, एंटिटीज को स्टैब्लिश करने के लिए टीजर लोन दिया जाता है। तो ये बात भी गलत है कि भाई टीजर लोन आपको क्या है, होम लोन की तरह भी दिया जा सकता है, आपको पर्सनल लोन की तरह भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं या चीजों को फाइनेंस करवाते हैं उस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर क्या होगा? हमारा स्टेटमेंट केवल 1 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ओनली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टीजर लोन या सब प्राइम लेंडिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसे लोगों को लोन बैंक देता है जिन लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री वो ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और लेकिन इसमें बैंक एक शर्त क्या लगाता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को हाई रखता है, या जो शुल्क लेता है बैंक उनको हाई रखता है। ठीक है, और ऑफकोर्स जोखिम तो बना ही रहेगा बैंक के लिए कि भाई उनका पैसा डूब सकता है या एनपीए हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी ही लोनिंग की वजह से अमेरिका में मंदी आ गई थी 2007 और 8 के दौरान, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई आपका? अगला सवाल कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस या पर्पजेज ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वैधानिक आरक्षित आवश्यकताएं। ठीक है, तो हिंदी में क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैधानिक आरक्षित आवश्यकताएं का उद्देश्य क्या है या क्या हो सकते हैं उद्देश्य। अब यहां पर वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं में क्या क्या है आपका? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा क्या है? एसएलआर लिक्विडिटी वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक
टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। ठीक है, केंद्रीय बैंक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण, एडवांस यानी कि ऋण, ठीक है, की मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना। दूसरा क्या कह रहा है, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड, बैंकों में लोगों की जमा राशि को सुरक्षित और तरल बनाना। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, व्यवसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, बैंकों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वॉल्ट कैश या तिजोरी में नकदी रखने के लिए बाध्य करना। तो देखिए, जो हमारा जो रिजर्व्स होते हैं, तो रिजर्व्स बेसिकली किस लिए उपयोग में किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं ताकि बैंक जो है ना पूरा का पूरा पैसा लेंडिंग में ना चला दें, ठीक है, उधारी में ना चला दें, और जो है कुछ पैसा रिजर्व में रखें ताकि जरूरत पड़ने पे उनको इस्तेमाल किया जा सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना, यानी आरबीआई को इससे पावर मिल जाती है कि बैंक कितना लोन करेंगे, इसको वो डिसाइड कर सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर यानी कि जो हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, ये कितने होंगे ये आरबीआई तय करता है। इन रिजर्व्स में रखा हुआ पैसा बैंक अपने बाजार में उधार देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, और बाकी तो इससे क्या है कि अगर रिजर्व ज्यादा होंगे तो बैंकों के पास कम पैसा होगा, रिजर्व कम होंगे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा उधार में देने के लिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आरबीआई इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको दिमाग लगाइए, टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद द बैंक्स सेफ एंड लिक्विड, बैंकों में लोगों की जमा राशि को सुरक्षित और तरल, ठीक है, लिक्विड यानी कि आसानी से नकदी में बदलने योग्य, ठीक है, उसे ही हम तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, तो आसानी जमा राशि को सुरक्षित और तरल बनाना। ठीक है, तो क्या रिजर्व्स को रखने से लोगों का पैसा सुरक्षित हो जाता है? ठीक है, अब एक आम स्टूडेंट को यही लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है कि आरबीआई ने रिजर्व वाला प्रोसेस को इसीलिए अडॉप्ट कराया है, या ये प्रोसेस इसीलिए आया है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। देखिए, ये स्टेटमेंट आपको पहली नजर में सही लगेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली चीज ये है कि बैंकों का जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निवल मांग एवं समय देयताएं। ठीक है, तो ये जो एनडीटीएल होता है इसका कुछ परसेंटेज ही उनको रिजर्व में रखना होता है। अब जैसे बैंक अभी वर्तमान में हमारा जो सीआरआर और एसएलआर है, वो सीआरआर कितना है 3%, एसएलआर कितना है 18%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3% और 18% एनडीटीएल का, यानी कि टोटल 21%, 21% बैंकों को रिजर्व के रूप में मेंटेन करना होगा, सीआरआर आरबीआई के पास और एसएलआर अपने खुद के पास। अब 100 रुपए अगर बैंक में एनडीटीएल है, तो बैंकों के पास जो लेंडिंग प्रोसेस के लिए कितना पैसा बचा, 79 रुपीज। अब 79 रुपीज जो है ना, वो एनडीटीएल है, वो लोगों का ही तो जमा किया हुआ पैसा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो सुरक्षित तो केवल 21% या 100 रुपए में 21 रुपए ही हो पाया, लेकिन बाकी 79 रुपीज जो बाजार में उधार के तौर पर, लोन के तौर पर जा चुका है, तो क्या वो सुरक्षित है? ठीक है, तो वो पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक चीज और समझिए कि एक संस्था है DIC GC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो संस्था है ये आरबीआई की एक संस्था है, और ये जो है ये मतलब जो बैंक के ग्राहक हैं उनको एश्योर करती है कि आपका जितना अमाउंट है उसमें जो है हम आपको, आपने जितना भी जमा किया है 5 लाख की गारंटी तो हम आपको देते हैं। अगर आपने 10 लाख जमा किया है या 10 करोड़ जमा किया है, ये जो संस्था है आरबीआई की, ये आपको 5 लाख रुपए तो जरूर वापस करवाएगी, अगर उससे कम है तो उससे कम वापस करवाएगी। इतना आपका पैसा इंश्योर्ड है।
लेकिन अगर आपने 10 करोड़ जमा किए तो पूरे 10 करोड़ इंश्योर्ड नहीं है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि लोगों के डिपॉजिट को सेफ और लिक्विड बनाना, तो ये हमारा ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है इनका जो है उद्देश्य नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब तीसरा कह रहा है कि टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, यानी कि व्यवसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, ऐसा कोई मोटो आरबीआई का नहीं होता है। तो ये तो आप आसानी से समझ ही गए होगे, तो ये भी गलत है। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बैंकों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखने के लिए विवश करना। तो भाई डे टू डे एक्टिविटी में भी आरबीआई का हस्तक्षेप नहीं होता, आरबीआई नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें आरबीआई इतना जाके इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, आपका आपका कथन सही है, एक नंबर कथन सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जो हमने चर्चा की है, अब ऑप्शन देख आंसर देख लेते हैं, ठीक है, वही चर्चा यहां पर मैंने आपको नोट्स के रूप में दे दिया है, ठीक है। इसमें मैंने डीआईसीजीसी का भी जिक्र कर दिया है, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये देखिए, ठीक है। और ये इसके जरिए आपका कितना पैसा इंश्योर्ड है, सिर्फ 5 लाख रुपए। अगर उससे कम है तो उससे कम तो वापस हो ही जाएगा, लेकिन आपका इससे ज्यादा जितना भी पैसा है, चाहे वो आपके 100 करोड़ ही क्यों ना हो, केवल आपका 5 लाख रुपए ही इंश्योर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्यों गलत हुआ आपको समझ में आ गया, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये हमारा बीपीएससी में पूछा गया है कि बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेस टू इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक ऋण बैंक आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक ऋण उधार पर वसूलता है, तो उसे हम कहते हैं बैंक दर। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेज इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। रेपो रेट में कह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि रेपो रेट वह दर है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक ऋण के लिए वसूलता है। तो पूछ रहा है कि भाई इन कथनों पे विचार करें और कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर को दें। तो इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। जो हमारा बैंक रेट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी अल्पकाल के लिए, और वो अल्पकाल कितना, 1 से 2 दिन, ओवरनाइट, ठीक है। ये जो बैंक रेट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, माफ करिएगा, बैंक रेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, दीर्घकाल के लिए, ठीक है, 1 साल से अधिक के लिए, ठीक है। और इसमें जो है ना बैंक रेट में जो है ना लंबे समय के लिए बैंक जो है ना आरबीआई से उधार ले सकते हैं, जबकि रेपो रेट हमारा किसके लिए होता है, रेपो रेट हमारा ओवरनाइट के लिए होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि के लिए, ठीक है। तो इनका जो है ना दोनों का उल्टा कर दिया है, बैंक रेट को यहां लिख दिया है रेपो रेट की जगह, और यहां पर बैंक रेट की जगह रेपो रेट लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई सही नहीं है। क्लियर? चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आंसर यहां पर डी है, यहां पर सी लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, आंसर यहां आपका डी है, ठीक है। नाइदर 1 नॉर 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। बैंक रेट क्या है आपका, आपका जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, और रेपो रेट आपका क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The repo rate is the rate which other banks borrow from at which other banks borrow from Reserve Bank of India। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रेपो दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, ए वैल्यू ऑफ वन फॉर गिनी कोफिशिएंट इन ए कंट्री इंप्लाइज दैट देयर इज परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इन इट्स पॉपुलेशन। यानी किसी भी देश में गिनी गुणांक का मान एक होने का तात्पर्य यह है कि वहां की जनसंख्या में सभी की आय पूर्णतः समान है। अब देखिए ये थोड़ा सा आरबीआई से अलग हटा के इन्होंने रख दिया। अब लेकिन यहां पर रेपो रेट की चर्चा थी तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। बेसिकली ये जो है, जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, ये गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक की बात कर रहा है, जो कि लॉरेंज कर्व का पार्ट होता है। लॉरेंज कर्व क्या होता है? लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र होता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में असमानता या इनइक्वालिटी को दर्शाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, तो रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही है ये, क्लियर? तो ये तो आपका कथन सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि गिनी कोफिशिएंट का मान अगर एक है तो वहां पर इसका मतलब यह है कि वहां जनसंख्या में सभी की आय पूर्णतः समान है, यानी कि वहां पर पूर्ण समानता है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कैसे गलत है उस पे बता देते हैं। देखिए पहले उसके लिए हम अपना लॉरेंज कर्व देख लेते हैं। लॉरेंज कर्व क्या होता है कि देखिए एक तरफ आपका जो है ना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, यानी जनसंख्या, ये लाइन आपकी जो है ये जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऊपर की तरफ आपका इनकम हो गया। अब देखिए, अब अगर सभी की इनकम समान है तो लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी आपकी ये रहेगी 0। ठीक है, ये एकदम बीचों बीच से जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, वह उसी हिसाब से सबकी इनकम भी बढ़ती जा रही है, और इनकम और मतलब सभी की समान इनकम है। ठीक है, तो ये आपकी जो ना लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी की होगी, और जो 0 को डिनोट करती है। लेकिन अब जैसे असमानता होगी, असमानता बढ़ेगी, तो आपका जो ये लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी यानी पूर्ण समानता की जो रेखा है, वो जो है धीरे धीरे असमानता होगी तो ऐसे दर्शाएगी, ऐसे कर्व दर्शाएगी। ठीक है, ऐसे कर्व दर्शाएगी, और ये किस तरफ बढ़ेगी? ये 1 की तरफ बढ़ेगी। ये किस तरफ बढ़ेगी? ये 1 की तरफ, क्योंकि आपका जो गिनी कोफिशिएंट है वो उसकी गणना 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो 0 है तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो गई, लेकिन जब 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है तो यहां पर क्या असमानता यहां पर असमानता बढ़ती जाएगी। तो ये अगर मान लीजिए कि आपकी ये लाइन है तो यहां पर आपकी असमानता इतनी है, मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट x मान लेते हैं। लेकिन जब अगर ये लाइन इधर की आ गई आपके आंकड़ों के आधार पर, तो फिर यहां पर मान लेते हैं y, तो यहां असमानता x में जो असमानता है वो y से कम है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं असमानताएं बढ़ती जा रही, और बढ़ते बढ़ते ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, एक समय ऐसा आएगा कि आके इसी पर पॉपुलेशन वाली लाइन पर ही, इसी पॉपुलेशन वाली लाइन पर ही आके बैठ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन यहां पर यानी कि एक बंदा है, ठीक है, और जिसके पास इनकम, पूरी इनकम उसके पास है, उस एक बंदे के पास पूरी इनकम चली गई है। क्योंकि पॉपुलेशन का ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? पॉपुलेशन का ग्राफ तो आपका बढ़ा हुआ दिखाई नहीं रहा, ठीक है, और इनकम पूरी उस एक बंदे के पास ही आ गई। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में गिनी कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है कि वहां पर एक बंदा है, उस एक बंदे के पास ही पूरी की पूरी संपत्ति है उस अर्थव्यवस्था में। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
क्लियर। अब 0 होगा तो पूर्ण समानता, 1 होगा अगर मान तो पूर्ण असमानता। ठीक है, तो जो हमारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका मान इस 0 और 1 के बीच में ही रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब भारत का गिनी कोफिशिएंट कितना है? आप लोग इस चीज को अपना गूगल पे सर्च करिए, निकालिए कितना है। और दूसरा आप एक चीज और निकालिए कि मतलब कि जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण या वैश्वीकरण को वर्तमान सरकार बढ़ावा दे रही है, तो हमारा गिनी कोफिशिएंट 1 की तरफ खिसका है या 0 की तरफ खिसका है? असमानता बढ़ी है या असमानता घटी है? इस चीज का एनालिसिस आप लोग भी करिए, है ना। ठीक है, तो ये एक तरीके से होमवर्क जैसा हो गया आपके लिए, समझ में आ गया। और ये कर्व कौन सा है? लॉरेंज कर्व है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये मैंने गिनी कोफिशिएंट के बारे में यहां दे दिया है आंसर में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, इस ये क्या होता है और इसका क्या पर्पज है? ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है एमसीएलआर, कोष आधारित सीमांत लागत। यहां पर इसको कोष लिख दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो हाँ हिंदी शायद यही होगी, आप लोग देख लीजिएगा। कोष आधारित सीमांत लागत, यही होगा इसका हिंदी, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में याद रखिए, इतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे। और इकोनॉमी में एक चीज ध्यान दीजिए कि अब जैसे एसएलआर है, वैधानिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, तो कोशिश करिए इंग्लिश वाले टर्म भी याद कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे, तो जब क्वेश्चन पेपर में आए तो हालांकि वो शॉर्ट में दे देते हैं। अब जैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट है, तो उसको शॉर्ट में एमसीएलआर क्वेश्चन में वो दे देंगे। अगर नहीं देते हैं, प्योर हिंदी डाल देते हैं, तो आप एक बार इंग्लिश वाला रिफर कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कोशिश करिए इंग्लिश वाला वर्ड भी इस खासकर इकोनॉमी सब्जेक्ट में आप उसको भी लेकर साथ चलें। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि भाई एमसीएलआर का पर्पस क्या है, एमसीएलआर का पर्पस क्या है। ठीक, तो अब क्या है देखते हैं। These guidelines are used by banks to determine interest rates on loans. ठीक है, help to increase transparency in the method adopted. यानी बैंक इन दिशा निर्देशों का उपयोग ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए करते हैं या अपनाई गई पद्धति में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। कौन सी पद्धति? मतलब लोनिंग प्रोसेस, लोनिंग प्रोसेस में पारदर्शिता। ठीक है, क्लियर नहीं है, अब क्वेश्चन ही ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लोनिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज गाइडलाइंस हेल्प इन इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट सच रेट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर बोथ द बोरोवर एंड द बैंक। ये दिशा निर्देश, ठीक है, ऐसी दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो उधारकर्ता और बैंक दोनों के लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो अब इस सवाल को आप तभी कर पाएंगे जब आपको एमसीएलआर के बारे में पता हो। तो मैं थोड़ा सा जस्ट थोड़े से समय में आपको इसका एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं। देखिए हमारे देश में नॉर्मली होता क्या था आजादी के बाद से कि जो बैंक थे, तो बैंक ज्यादातर जो अमीर लोगों को लोन देते थे, उधार देते थे, और गरीबों के लिए वो मतलब उधार के रास्ते उतने आसान नहीं थे, वो देते ही नहीं थे नॉर्मली। तो इससे हुआ क्या, इसी से परेशान होकर जो है ना तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था ताकि गरीबों तक भी ये जो हमारी वित्तीय सेवाएं हैं पहुंच सके। ठीक है, लेकिन अब पूरी तरीके से तो सारी चीजें तुरंत बदली नहीं। ठीक है, फिर हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, आर्थिक सुधार किए। अब आर्थिक सुधार के क्रम में बैंकिंग सुधार भी किए गए, और बैंकिंग सुधार के क्रम में ये चीज निकलकर बाहर आई कि भाई जो है
बैंक अपने मनमाने तरीके से जो है वो लोन नहीं बांट सकते हैं। कि मनमाने तरीका मतलब ये हो गया कि भाई बैंक तय करते थे कि मतलब किसको कितने परसेंट पे लोन देना है। अब कोई अगर अमीर व्यक्ति है, अच्छी साख वाला, अच्छी पहुंच वाला व्यक्ति है, तो बैंक ने उसे 2% पे दे दिया। और अगर कोई व्यक्ति अपना उद्यम लगाना चाहता है, मेहनती है, पर उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो बैंक उसको एक तो लोन ही नहीं दे रहा है, और अगर दे भी रहा है तो 24%, 20% या 18% पे। तो ये एक तरीके से बैंक का मनमानापन चलता था। तो इसके लिए जो है ना, फिर ये 1994 में ये व्यवस्था निकल कर आई, पीएलआर। कौन सी व्यवस्था निकल कर आई? पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, इसके तहत आरबीआई ने पूछा कि भाई बैंकों से कि भाई आप अपने जो सबसे जो प्राइम क्रेडिट वर्दी कस्टमर हैं, उनको आप कितने रेट पर, आप इंटरेस्ट रेट पे उनको दे रहे हो। ठीक है, आरबीआई ने कुल मिला के एक तरीके से डिटेल मांगी, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हम जानते हैं कि आप लोग अमीरों को कम ब्याज दरों पे आप ऋण दे रहे हो और गरीबों को आप दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि बैंकों के पास क्रेडिट तो लिमिटेड ही है। तो अब इसमें क्या है, वो आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया, और जब उनसे डिटेल मांगी तो बैंकों को अपनी डिटेल देनी पड़ी कि हाँ भाई हम इतने इतने इंटरेस्ट रेट पे ऋण देते हैं। तो आरबीआई ने बोला भाई इससे कम इंटरेस्ट पे अब तुम ऋण किसी को नहीं दोगे, क्योंकि तुमने अपना पेपर सबमिट कर दिया मेरे पास। यानी कि एक तरीके से आरबीआई ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि तुम नेगोशिएट करके अब इससे कम पे नहीं जाओगे। अगर किसी ने बोला कि भाई हम 4% पे देते हैं, तो आरबीआई ने बोल दिया ठीक, डन, हमने पकड़ ली तुम्हारी बात, अब 4 से नीचे तुम नहीं जाओगे, कि किसी को और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो तुम 2% पे दे दो। तो ये प्राइम लेंडिंग रेट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन फिर भी बैंक अपना कर रहे थे। ठीक है, तो फिर 2003 में जो है आरबीआई ने परेशान होकर क्या किया, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। फिर से वही कहा कि भाई आप अपना बेंचमार्क सेट करो, और उसमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए दिया कि भाई आप अपना ये कैलकुलेट करके फिर हमें बताओ कि आप मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना रखोगे, इससे कम पे किसी को नहीं दोगे। फिर ये व्यवस्था भी 2010 तक चलती रही, और उसके बाद 2010 में हमारा फिर क्या आया, 2010 में आया, फिर आरबीआई ने देखा कि भाई अब भी नहीं मतलब चीजें हैंडल हो रही हैं, तो आरबीआई ने कौन सा कॉन्सेप्ट 2010 में दे दिया, 2010 में दे दिया बेस रेट का। ठीक है, अब बेस रेट में भी कुछ कैलकुलेशन डाली गई, और उसमें बोला गया कि भाई आपको इस कैलकुलेशन के आधार पे आपका जितना मान निकल रहा है, उसमें आरबीआई ने कुछ चीजों की गणना करवाई कि भाई आपका फंक्शनिंग में कितना जा रहा है, आप कितने पे ऋण चला रहे हो, और बहुत सारी चीजें उसमें कैलकुलेशन में आरबीआई ने इंक्लूड की, जिनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बस इतना समझ लीजिए कि बेस रेट में क्या था कि आरबीआई ने दोबारा से जो है ना कुछ बैंकों से गणना कराई, और सभी बैंकों के लिए, अलग अलग बैंकों का अलग अलग था, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट तय कर दिया। ठीक है भाई, कि इससे कम पे आप लोन नहीं दोगे। ठीक है, अब ये चीज तो तय हो गई कि इससे कम पे बैंक लोन नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद आरबीआई के सामने एक समस्या उभर कर सामने आई कि आरबीआई जब भी चाहता था मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, तो उसके लिए क्या करता था, वो रेपो रेट को बढ़ाता था या घटाता था। अब रेपो रेट बढ़ता या घटता, तो उसका फायदा तो नीचे तभी डिलीवर होगा ना, जब बैंक उसी आधार पर अपना इंटरेस्ट रेट तय करें। अब अगर आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की कमी कर दी, तो बैंकों को भी उसी आधार पर अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उनमें 0.5% या अकॉर्डिंगली कुछ तो कमी करनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है ना बैंक कमी करते नहीं थे। ठीक, अब रीजन क्या था कि जो कैलकुलेशन था बेस रेट पर, बेस रेट को लेकर जो कैलकुलेशन चल रहा था, उस कैलकुलेशन को रेपो रेट या पॉलिसी रेट से लिंक नहीं किया था। क्लियर? तो ये लिंकेज नहीं था बेस रेट को लेकर, बेस रेट और रेपो रेट में। तो इसलिए क्या है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो चीजें थी वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी। जैसे 2015 के बाद आरबीआई ने 1.25 बेसिस पॉइंट जो है अपना रेपो रेट में कटौती की, लेकिन बैंकों ने कितनी कटौती की, सिर्फ 0.55%। ठीक है, और जबकि आरबीआई ने कितना कर दिया, 1.25। तो अब यहां पर आरबीआई तो चाह रहा है कि जो है ना मनी सप्लाई बढ़े, मनी सप्लाई बढ़े, लेकिन बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे अकॉर्डिंगली,
तो लोग लोन ज्यादा तब भी नहीं लेंगे, आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा उसके बावजूद भी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब उसके बाद 2016 में आरबीआई लेकर आया एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, हिंदी में इसका नाम देख लीजिएगा। इसके तहत क्या हुआ कि रेपो रेट के तहत जो कैलकुलेशन किया जाता था, आरबीआई ने उस कैलकुलेशन में बेस रेट के तहत जो कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन में रेपो रेट को भी ऐड कर दिया। तो अब जब रेपो रेट भी ऐड हो गया, तो जैसे ही रेपो रेट प्लस माइनस होता है, तो वो कैलकुलेशन अपने आप जो है, जो बेंचमार्क जो लेंडिंग रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें बदलाव तुरंत दिखा देता है हर बैंक के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये 2016 से कर दिया गया कि भाई अब जो एमसीएलआर आएगा, एमसीएलआर से नीचे इंटरेस्ट रेट पे बैंक किसी को इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, दूसरा लोन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, एमसीएलआर में रेपो रेट के ऐड हो जाने से, रेपो रेट के भी कैलकुलेशन में शामिल हो जाने से अब जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, और प्रभावी तरीके से अर्थव्यवस्था में इंप्लीमेंट हो पा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट एमसीएलआर के बारे में। अब यहां पर कह रहा है कि इन दिशा निर्देशों, यानी कि ये जो एमसीएलआर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, इसका उपयोग ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए, कि भाई जो है आप जो, अब अगर किसी बैंक का एमसीएलआर 4% है या फिर 7% है, तो अब जो है ना, नेक्स्ट जो अपना जैसे कार लोन कितने परसेंट पे देगा, पर्सनल लोन कितने परसेंट पे देगा, देखिए हर दरें अलग अलग है ना। वो जो बैंक की इंटरेस्ट रेट है कई चीजों पे डिपेंड करती हैं, कि क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, फिर उसके बाद कितने उसमें टर्म्स, कितने टर्म के लिए लोन लिया जा रहा है, कितनी अवधि के लिए, आप कोलैटरल में क्या दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर मान लीजिए एमसीएलआर 7% है, तो इसके ऊपर ही वो अपना कार लोन अगर कोई ले रहा है, या कोई पर्सनल लोन ले रहा है, या कोई होम लोन ले रहा है, ठीक है, या कोई एजुकेशन का लोन ले रहा है, तो वो दरें इसी के आधार पर तय होती हैं। ठीक है, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो आपका, और ऑटोमोबाइल का कुछ लोन हो, तो ये सारी दरें जो हैं, ये सारे परसेंटेज इसी एमसीएलआर से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं जाएंगे इस 7% से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब तो ये क्या है कि निर्धारित करने के लिए हो रहा है यूज, हाँ हो रहा है। अब इस जो ये पद्धति है, क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है? क्या इसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है? तो हाँ बिल्कुल है, पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो गाइडलाइन है या फिर एमसीएलआर की जो व्यवस्था है, इससे बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इस प्रकार के हो गए हैं कि जो हमारा लोन लेने वाला है और जो लोन देने वाला है, दोनों के लिए लाभकारी है। तो बिल्कुल है, दोनों के लिए लाभकारी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एमसीएलआर आपको समझ में आ गया। तो यहां पर कौन से स्टेटमेंट गलत है, सही है? पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो आपका यहां पर कौन सा आपका कोड सही होगा? बोथ, कोड नंबर सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब इसकी डिटेल यहां पर देख लीजिए। ये यहां जो हमने चर्चा की है, ये इसका मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आया है 2018 में। ठीक है, यूपीएससी में 2018 में आया है, आईएएस में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड एडमिनिस्टर्स द सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट द सिक्योरिटीज ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रशासन करता है, ना कि किसी राज्य सरकार की। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज ट्रेजरी बिल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट इशू एनी ट्रेजरी पेपर्स। यानी कि भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई ट्रेजरी पेपर या ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेजरी ऑफर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट टू देयर पार वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है,
ट्रेजरी बिल उनके अंकित मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सही आंसर की जांच कीजिए या पहचान कीजिए। ठीक है, चर्चा शुरू करें। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की प्रतिभूतियों का प्रबंधन नहीं करता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? हम पिछली क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, पर वो साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को भी मैनेज कर सकता है। कैसे? ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उस स्टेट में और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के बाद आरबीआई उस स्टेट की भी सिक्योरिटीज को क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज ट्रेजरी बिल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट इशू एनी ट्रेजरी पेपर। यानी कि ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार जारी करती है पर राज्य सरकार कोई ऐसा उपकरण जारी नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, इसको रट लीजिए। ये प्योर फैक्ट है, इसमें चर्चा की कोई बात नहीं है। सॉरी, इसमें चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको रटना है कि भाई राज्य सरकारें ट्रेजरी पेपर या ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती हैं, रट लीजिए। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रेजरी ऑफर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट टू देयर पार वैल्यू। यानी कि जो हमारे ट्रेजरी बिल हैं वो अंकित मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा कौन सा कोड सही है? तो हमारा आंसर, हमारा 2 और 3 सही है। यहां पर सी आ गया, यहां पर बी, यहां पर डी। ठीक है, अब इसमें जो है ना, अब इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ठीक है, आंसर आपको समझ में आना चाहिए, कोड कौन सा सही है वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये आपका बी नंबर हमने सही मान लिया। अब देखिए यहां पर आपका ये तो समझ में आ गया कि भाई राज्य सरकार का भी हैंडल कर सकता है आरबीआई। दूसरा हमने ये चीज समझ में आई कि भाई जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी पेपर जारी नहीं करते हैं। अब तीसरा हमारा जो है कि डिस्काउंट पर या फिर छूट पर जारी किए जाते हैं ट्रेजरी बिल, अंकित मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का क्या मतलब है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अच्छा उसको सी है, वहां पर बी की जगह हमने सी कर दिया था, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहां भी बी ही कर दीजिए। हमने बी नंबर पे 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 सही है। ठीक है, बी नंबर पे ले लिया। क्लियर? अब देखिए ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, इसको देखते हैं। मतलब ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं, इसको समझिए। जैसे आप लोग रजिस्ट्री कराने गए होंगे, ठीक है, अब रजिस्ट्री कराने गए हैं तो वहां पर जैसे क्या स्टैम्प पेपर मिलता है, वैसा ही कुछ सरकार का जो है ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, ऐसी कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपने देखा होगा, और यहां पर उस पर लिखा होता है 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, इस तरीके का 50 रुपए, इस तरीके से मूल्य अंकित रहता है। तो ये जो उस पर अंकित है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैसे ही होती है। तो ये जो प्राइस इस पे अंकित है, इसको हम कहते हैं पार वैल्यू, या इसको हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, या हिंदी में अंकित मूल्य। अब ये छूट पर जारी किए जाते हैं, तो हाँ ये छूट पर जारी किए जाते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है कि प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया से। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो आपका ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल अभी चिंता मत करिए, इसको मैं उतारने का मौका दूंगा या स्क्रीनशॉट लेने का। ट्रेजरी बिल क्या है? ये शॉर्ट टर्म का डेट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
सरकार का, केंद्र सरकार का एक ऋण उपकरण है। सरकार को जब उधारी चाहिए तभी उसने ये जारी किया है ना। तो इस डेट इंस्ट्रूमेंट में सरकार क्या करती है, अब इस क्रम में जब उधारी चाहिए तो सरकार क्या कहती कि भाई ये हमारे पास 100 रुपए का, ये हमारे पास एक हमारे वचन पत्र है, हम इसको बेच रहे हैं, कौन कितने में खरीदेगा। तो जो हमारे जो खरीदार होते हैं, ठीक है, वो क्या है, बोली लगाते हैं। तो कोई बोलता है भाई हम खरीद लेंगे 85 रुपीज में, एक ने बोला 89 में, किसी ने बोल दिया 90 में, किसी ने बोल दिया 91 रुपीज में। ठीक है, अब 91 के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा, तो जो सबसे बड़ी बोली हुई इसकी कीमत यही हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर जितने भी खरीदार हैं उनको इसी कीमत पर खरीदना पड़ता है। तो ये क्या है, बोली लगाकर कीमत क्या है, कम हो गई। अब यहां पर जो 9 रुपए का अंतर आप देख रहे हैं, ये 100 रुपए का है, 91 रुपीज में बिका है, तो यहां पर 9 रुपए का जो अंतर देख रहे हैं यही आपका इंटरेस्ट रेट है, यही आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब जब ये जो है ना 91 रुपए में बिका है, अब जब ये वापस, जब इसकी अवधि होगी 1 साल से कम समय, अब 1 साल से कम समय बाद जब ये इसको वापस करेगा बंदा सरकार को आरबीआई के माध्यम से, ठीक है, या कंपनी कोई भी, तो उसको वापस 100 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे। खरीदा था 91 में, खरीदा था 91 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए वापस मिल गए, तो यहां पर उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 9 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, या सरकार से ब्याज मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसे ही हम कहते हैं कि अंकित मूल्य से छूट पर जारी करना। क्या मेरी बात समझ में आई? आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि आपका द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, हमारा जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि एमसी, ये सीमांत स्थायी सुविधा दर, और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, निवल या शुद्ध मांग और समय देयताएं, ये जो दोनों शब्द हैं, ये जो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, ये न्यूज में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये किसके संबंध में आते हैं, ये दोनों टर्म्स किसके संबंध में होते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और शुद्ध निवल शुद्ध मांग और समय देयताएं शब्द जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं के संबंध में उपयोग किए जाते हैं। तो किसके संबंध में उपयोग किए जाते हैं? तो आपको पता है, संचार नेटवर्किंग तो होगा नहीं, मिलिट्री ऑफ स्ट्रेटेजीज तो होगा नहीं, सप्लाई एंड डिमांड होगा नहीं, तो बेसिकली क्या है, बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, आपको ये चीज पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको समझाने वाली बात क्या है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफआर, ये तो आप मतलब कि मैं आपको समझा चुका हूं। अब यहां पर आपको समझाना है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है? ठीक है, ये आपको समझाना है। तो पहले इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, बैंकों के पास जितना डिपॉजिट आता है, जो डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट बैंकों के ऊपर क्या है, जिम्मेदारी, लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को उस पे ब्याज देना है। बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट आया है वो बैंक के ऊपर जिम्मेदारी, या जिसको हम देयता या जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं,
वो है बैंकों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बैंक को चुकाना क्या है, ब्याज। अब जो बैंकों ने लोन दे दिया, ठीक है, या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो बैंकों की एसेट हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी, एसेट या संपत्ति हो जाएगी। क्लियर? कैसे कि बैंकों ने लोन पे दिया तो यहां से बैंक को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है, इन्वेस्ट किया तो यहां से लाभ मिलेगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसेट है। अब सवाल हमारा ये उठ के आता है, निकल कर आता है कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है, ठीक है, निवल या जिसको शुद्ध कहते हैं मांग एवं समय देयता, ठीक है, किसी बैंक की देयताएं। तो अब मान लेते हैं देयता किसी एक पर्टिकुलर बैंक, ये बैंक है, ये हमारा बैंक है, ठीक है, ये हमारा बैंक है एक्स बैंक, ठीक। अब इसके पास लोगों ने पैसा जमा किया, लोगों ने पैसा जमा किया, और यहां पर कुल मिला के मान लीजिए कितना जमा कर दिया, जमा कर दिया आपका 100 रुपए जमा कर दिया बैंक। अब जो ये पैसा डिपॉजिट है, ये जो डिपॉजिट है, ये जो जमा है पैसा, ये बैंक के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसमें से कुछ पैसा या पहले से कुछ पैसा बैंकों के पास, बैंकों ने, इस बैंक ने, एक्स बैंक ने किसी दूसरे बैंक वाई बैंक के पास जमा कर रखा है, ठीक है, ये है वाई बैंक। अब इसमें से मान लीजिए कि 10 रुपए इसने जो है दूसरे बैंक में जमा कर रखा है, जिसपे इसको ब्याज मिल रहा है, यहां क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये यहां पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहां पे एनडीटीएल कितना होगा, तो ध्यान दीजिए 100 रुपए की कुल जमा है, तो 100 रुपए की टोटल देयता बन रही है, लेकिन 10 रुपए दूसरे बैंक में जमा कर दिया है, तो यहां पर देयता जो 10 रुपए की थी, वो देयता की जगह क्या बन गया, वो देयता की जगह आपकी बन गई संपत्ति या एसेट, एसेट बन गई, ठीक है। लेकिन अभी भी बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है 90 रुपए, अब जो है इस 90 रुपए से इसको जो है ना बैंक को फंक्शन करना है, ठीक है, ये क्योंकि इस 90 रुपए की देनदारी इस पर अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो 90 रुपया है, यही आपका क्या है, एनडीटीएल कहलाता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो हमारी डिफिनीशन भी क्या कह रही है, बैंक पर अपने ग्राहकों और दूसरे बैंकों का कुल बकाया पैसा। अब यहां पर लोगों ने पैसा जमा किया, हो सकता हो किसी बैंक ने भी जमा किया हो, ठीक है, तो जो पैसा जमा है वही तो बकाया पैसा होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बैंक में ग्राहकों और दूसरे बैंकों का कुल जमा पैसा वही बकाया पैसा हुआ, जिसमें से दूसरे बैंकों के पास जमा राशि को घटा दिया जाता है। अब इस बैंक की दूसरे बैंकों के पास जमा राशि है, क्योंकि वो जो राशि दूसरे बैंक में जमा है वो उसके लिए एसेट बन गई है, तो इसको घटा दिया जाता है, तो हमारा क्या निकल कर आता है, एनडीटीएल निकल कर आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकल कर आती है। तो इसको सिंपल वर्ड में समझिए, मैं एक बैंक हूं, मेरे पास दूसरे बैंकों के भी पैसे जमा है, मेरे पास ग्राहकों के पैसे जमा है, मेरे पास सरकार के पैसे जमा है, ठीक है, विभागों के पैसे जमा है, ये सारे पैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे इनके ऊपर ब्याज चुकाना है। अब क्या है कि मैंने भी कुछ पैसा कहीं दूसरी जगह जमा कर दिया है, दूसरे बैंकों के पास जमा कर रखा है, तो वो पैसा क्या है, वो पैसा मेरा जो ना, अब मैंने अपने जेब से तो जमा नहीं किया, जो जमा आया था उसी में से निकाल के मैंने कुछ दूसरे बैंक में जमा किया है, तो वो जो जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा मैंने दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया, वो मेरा क्या बन गई, वो मेरी एसेट बन गई, और मेरी वो देनदारी के भाग से निकलकर एसेट में कन्वर्ट हो गई। तो अब यहां पर अगर वास्तव में देखा जाए शुद्ध, तो मेरे ऊपर देनदारी कितनी बच रही है कि भाई मेरी टोटल जो देनदारी आई थी उसमें से मैंने जो हिस्सेदारी निकालकर दूसरे बैंकों में जमा कर दिया है,
उसको अगर मैं निकाल देता हूं तो मेरा एनडीटीएल निकल आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकल के आती है। और जो हम सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं वो इसी एनडीटीएल का परसेंटेज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये आपका हो गया एनडीटीएल। चलो, तो इसको आप लोगों ने नोट कर ही लिया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, ना लिया हो तो वापस से ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। क्लियर? अब अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, मतलब कुछ यहां पर एसेट्स दी हैं, ठीक है, तो इनको कंसीडर करना है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड करेंसी। ठीक है, अब ये एसेट्स के फॉर्म दिए हैं, एसेट के रूप दिए हैं, बैंकों में मांग जमा, बैंकों में सावधि जमा, बैंकों में बचत जमा और मुद्रा, ये कुछ संपत्तियों के प्रकार दिए हैं। अब पूछा जा रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव एसेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी तरलता के घटते क्रम में हमको इनको अरेंज करना है। उपरोक्त संपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो यहां पे तरलता का घटता क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है ना, सबसे ज्यादा तरल, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। चार ही ऑप्शन है, तो चारों में जो सबसे कम, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आप दिमाग लगाइए, सबसे तरल क्या हो जाएगा यहां पे? सबसे तरल तो अब हो गई आपकी करेंसी। क्या हो गई? मुद्रा, कैश, सबसे तरल वही है। अब दूसरे नंबर पे डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक्स और सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक। तो देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट तो दूसरे नंबर पर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, फिक्स, जैसे एफडी हम लोग बैंक में जो कम जमा कराते हैं, तो ये तो आएगा नहीं दूसरे नंबर पे। अब डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स या सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स, ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन ज्यादा तरल है, बैंकों में मांग जमा या बैंकों में बचत जमा। तो देखिए, डिमांड डिपॉजिट या जो मांग जमा होती है वो ज्यादा तरल होती है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट क्या है? सेविंग डिपॉजिट उतना ज्यादा मतलब कहते हैं कि एक्चुअली ये यहां पर सेविंग डिपॉजिट भी डिमांड डिपॉजिट का ही एक फॉर्म है, लेकिन अब पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, और ये आया है यूपीएससी प्री में। लेकिन चलिए, डिमांड डिपॉजिट जो है ये ज्यादा तरल है। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाए आपका? पहले नंबर पे आपका क्या आ गया? करेंसी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका डिमांड डिपॉजिट। अब तीसरा नंबर पे सेविंग डिपॉजिट आएगा। सेविंग डिपॉजिट तीसरे नंबर पे क्यों आएगा? क्योंकि जब आप बैंक से पैसा, बैंकों में मतलब पैसा जमा करते हैं, ठीक है, एक्चुअली यहां पर लिखना चाहिए डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक इन करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट में। अब यहां पर सेविंग डिपॉजिट तो सेविंग अकाउंट में ही जाएगा, ये अधूरा है, इन करेंट अकाउंट। ठीक है, ये नहीं लिखा है, होना चाहिए था। ठीक, तो कोई नहीं, हमारा सेकंड नंबर पे क्या आएगा? जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि इस करंट अकाउंट में की तरीके से इसको आप समझिए, क्योंकि जब चाहे जितना पैसा चाहे निकाल सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट में भी होता है, जब आपको सेविंग अकाउंट है तो उससे भी आप अगर बैंक जाएं तो आप कहेंगे कि हम उससे भी जितना चाहे निकाल लेते हैं सर, चेक जमा करके, ये कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, उसमें थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और वही रिस्ट्रिक्शन इसकी तरलता को कम कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप काउंटर पर खुद जा रहे हैं, तो वहां पर आप 49,000 या उससे कम निकालेंगे। अगर आप 49,000 से ऊपर गए, 50,000 को आपने टच किया, तो 50,000 को टच करने के लिए फिर आपको उसके बाद पैन डिटेल देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लग गया ना, पैन डिटेल। अब आप अगर मान लीजिए एटीएम से निकाल रहे हैं, तो एटीएम से बैंकों ने तय कर रखा है कि भाई 20,000 ही एक दिन में कर सकते हैं, कुछ बैंकों ने 40,000 कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से 20,000 से लेके 1,00,000 तक जो है ना, कुछ बैंकों ने इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि भाई एटीएम से इससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। यूपीआई में भी सेम है, यूपीआई के जरिए भी आप अगर पैसा निकाल रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें भी लिमिट सेट है। क्लियर? तो ये हमारा जो सेविंग अकाउंट में हमारा डिपॉजिट है, उसमें छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस
लगे हैं, इसीलिए हमने इसको तरलता के तीसरे नंबर पे लिया है। और चौथे नंबर पे ऑफ कोर्स आपका जो है फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम तरलता का इसका घटता हुआ क्रम अगर देखें तो वो क्रम क्या निकल कर आएगा, वो क्रम निकल के आएगा, सबसे ज्यादा तरल आपकी करेंसी है, फिर डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, फिर सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, फिर फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक। और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार अनिश्चित भी रहते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, अगर अर्थव्यवस्था में आपका ब्याज दरें घटती हैं तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कर संग्रह बढ़ जाएगा। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ जाएगा। और चौथा कह रहा है इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत बढ़ जाएगी। तो अब यहां पर ठीक है, हमारा ये पूछ रहा है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, क्या घटना होगी। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करे या बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो इससे क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे तो उससे क्या है, उससे क्या है, निवेश हमारा बढ़ेगा। क्योंकि वास्तविकता में कोई अपना डेली का काम करने के लिए या रेगुलर खर्चों के लिए ऋण नहीं लेता। नॉर्मली लोग अगर ऋण लेते हैं तो निवेश के लिए लेते हैं। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति और उद्यमी होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, वो भी जब कोई नया इंटरप्राइजेज या इंडस्ट्री खड़ी करते हैं तो वो भी बैंकों से ऋण लेकर ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग लोन लेने के लिए ज्यादा आगे आएंगे, तो इससे क्या है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय कम हो जाएगा, डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कर संग्रह बढ़ जाएगा। तो ये इमीडिएट नहीं होगा, इकोनॉमी में निवेश होगा, फिर इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म करना शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तब जाके कर संग्रह बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही देर की प्रक्रिया है, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। अब इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, तो ये क्या अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो हाँ, निवेश व्यय बढ़ जाएगा, मैंने अभी आपसे चर्चा कर ली है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत बढ़ जाएगी। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, अर्थव्यवस्था में कुल बचत नहीं बढ़ेगी। रीजन, जब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो लोग जो है, जो जनता है, वो जनता बैंकों की तरफ कम जाएगी, बैंक्स की तरफ कम जाएगी, और वो उसका जो है निवेश जो है गोल्ड में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, ठीक है, तो इन सब जगह पे इनका निवेश शिफ्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब एक और रीजन है बैंक्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब यहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या है, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन, और जब इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आपके कम हो रहे हैं, तो आपका जो रियल रिटर्न है, रियल रिटर्न जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, वो रियल रिटर्न आपका कम हो जाएगा। हो सकता है
नेगेटिव भी हो जाए, नकारात्मक भी हो जाए, नकारात्मक भी हो जाए। तो इसलिए लोग बैंकों में पैसा कम रखेंगे, दूसरे ऑप्शंस की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये हमारा हो गया, 80 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और पीवाईक्यू करना, ये क्वेश्चंस जो है काफी मतलब कि थोड़ा एक आम विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा टफ थे, लेकिन मैंने चर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से की है, और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अब क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है, इसका आंसर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? और ये कुछ हमारे बारे में जानकारी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका आपको ये यहाँ पर लिंक दी, जो आपका क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये हमारे बारे में जानकारी है। मुखर्जी नगर का हमारा एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। तो आपको, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी है। तो आपको अगर किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए।